Good morning dear students, how are you? I hope you are all well. Dear students, we are doing miscellaneous exercise of chapter 1 which name is relations and functions. इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 7th क्वेश्चन है, दो फलनों x such that n to n तथा g such that n to n के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि g of f आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं है। तो आपको इसमें एग्जाम्पल देने हैं दो फंक्शंस के, और ध्यान इस बात का रखना है कि जो g of f है वो आच्छादक है, मतलब g of f onto है, और जो f है वो onto नहीं है, मतलब f आच्छादक नहीं है। सबसे पहले आप f के बारे में सोचिए। देखिए ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में हमने एक फंक्शन चलाया हुआ है, दिस इज f एंड दिस इज नेचुरल नंबर सेट। यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में कोई अनदर फंक्शन g चलाया हुआ है, राइट। f कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में, g कोई दूसरा फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में, और हमें एग्जाम्पल देने हैं कि f और g है क्या। g ऑफ f आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं है। देखो g ऑफ f कहाँ से कहाँ चलेगा, a से c में। पहले वाले सेट को अगर हम a, दूसरे वाले सेट को b, तीसरे वाले सेट को c मानते हैं तो a से c में क्या चलने वाला है, g ऑफ f। कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में। आपको अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से। तो सपोज इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट है। सेम यही 1 2 3 4 5 इस तरह के एलिमेंट इनके अंदर है, ठीक है। ये आप समझने के लिए कुछ भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में फंक्शंस चलाए जा रहे हैं f और g। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि f आच्छादक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आच्छादक का मतलब क्या है कि जो f का कोडोमेन है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। मतलब जो f का कोडोमेन है वो f की रेंज से बड़ा होना चाहिए। अगर रेंज छोटी हो कोडोमेन से तब फंक्शन ऑनटू नहीं होता, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर फंक्शन का कोडोमेन उसकी रेंज से बड़ा है तब फंक्शन को हम ऑनटू नहीं बोल सकते, तब फंक्शन क्या होता है, इनटू। अब आप एक काम कीजिए, इसमें हमें कम से कम एक एलिमेंट खाली रखना है, तो आप एक काम कर लीजिए, 1 को आप 2 से कनेक्ट करा दीजिए, 2 को 3 से कनेक्ट करा दीजिए, 3 को 4 से, 4 को 5 से, इस तरह से कनेक्ट कराते चले जाइए, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे जो 1 है ना, ये वाला एलिमेंट हमने छोड़ दिया, कनेक्ट कराए बगैर छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो फंक्शन f है, ये वाला फंक्शन, ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, मतलब ऑनटू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि हमने ये 1 एलिमेंट छोड़ दिया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट माना f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना। 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, मतलब अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, यानी कि 1 2 से कनेक्ट हुआ मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 प्लस 1 वो 5 से कनेक्ट हुआ हमें मिलेगा। अब fx तो डिफाइन हो गया। अब देखो g ऑफ x हमें क्या मिलने वाला है, देखो g ऑफ x, आप एक काम करो, इस वाले 1 को इस 1 से कनेक्ट करा दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो g ऑफ f है वो आच्छादक है। g ऑफ f ये वाला फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में, मतलब ये डोमेन हुआ और ये कोडोमेन हुआ, ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट हुआ हमें मिलना चाहिए। मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कनेक्ट ना हुआ हो, तभी तो हम ऑनटू बोल सकते हैं इसको। अब आप एक काम कीजिए, 1 को हमने 1 से कनेक्ट करा दिया, 2 को भी आप 1 से कनेक्ट करा दीजिए, 3 को आप 2 से कनेक्ट करा दीजिए, 4 को आप 3 से कनेक्ट करा दीजिए, 5 को हम 4 से कनेक्ट करा देंगे।
आप एक चीज समझिए यहाँ पे, देखो एक तो जो ये g फंक्शन है ना, एक तो हमने 1 के लिए डिफाइन किया और एक 1 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन किया, तो यहाँ पे दो वैल्यू के लिए हमने डिफाइन किया। इसका मतलब जो g फंक्शन है ना, इसको हम इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं, g ऑफ x इक्वल टू क्या, एक तो 1 वैल्यू ली है हमने और एक ली है हमने 1 से बड़ी वैल्यू, जैसे 2 है 1 पे कनेक्ट हुआ तो एक कम पे कनेक्ट हुआ ना, तो x माइनस 1। g ऑफ x की वैल्यू 1 कब है, जब x खुद 1 के इक्वल है, और g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 कब है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब चेक कर सकते हो, अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 माइनस 1 2, मतलब g ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, आप उसमें चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, g ऑफ f आच्छादक है, f आच्छादक नहीं है, तो आप ये बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x इक्वल टू क्या, y। हमें चेक करना है कि f ऑफ x आच्छादक है या नहीं। अभी हमने चेक किया था कि आच्छादक नहीं है, हम तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। fx की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू वाई, x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 1। अब देखो जो y माइनस 1 है ये डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, और y क्या है, y कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप 1 उठा लो, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब 0 थोड़ी डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू n। इस ये जो n है वो क्या है हमारा, ये n है हमारा डोमेन, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस f इज नॉट ऑन टू, f क्या नहीं है हमारा, ऑन टू। अगर हम बात करते हैं g ऑफ f की, तो g ऑफ f ऑफ x, g ये ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x। अब g f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। अब देखो ये g ऑफ x की फॉर्म में आ गया। अब g ऑफ x की तो 2 वैल्यू है, एक 1 है और एक x माइनस 1 है। अब 1 तब है जब x इक्वल टू 1 है, और x माइनस 1 तब है जब x ग्रेटर देन 1 है। तो x में 1 ऐड हुआ है तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी है, तो हम ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, x माइनस 1 वाली। अब x की जगह पर रखेंगे हम ये, ठीक है ना, और माइनस का ये वाला 1। अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। अब हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो देखो लेट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या, y। अब g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x, तो x इक्वल टू क्या है, y। अब देखो जो y है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। भाई g ऑफ f हमारा क्या है, एक फंक्शन है, इस सेट से लेके इस सेट में g ऑफ f का डोमेन क्या है, ये वाला सेट, और कोडोमेन क्या है, ये वाला सेट। तो यहाँ पे ये y बिलोंग कर रहा है इस डोमेन में, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस g ऑफ f इज ऑन टू। बात क्लियर है ना। तो हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं और फिर हमने उन एग्जाम्पल को प्रूफ भी कर दिया है कि जो f है वो ऑन टू नहीं है और जो g ऑफ f है वो ऑन टू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट है जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है ही, खाली नहीं है, मतलब वो p ऑफ x जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। देखो p ऑफ x आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, p ऑफ x होता है पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में पावर सेट बोलते हैं। और p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं, मतलब x का पावर सेट है तो p ऑफ x, और a का पावर सेट होता तो p ऑफ a लिख देते, कि उप समुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए, ठीक है ना, हमें इसे ध्यान से समझना है। निम्नलिखित तरह से p ऑफ x में एक संबंध r स्थापित कीजिए या परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित तरह से, किस तरीके से, p ऑफ x में उप समुच्चयों a व b के लिए a रिलेटेड है b से, a रिलेटेड है b से, यदि और केवल यदि a सबसेट है b का। क्या r p ऑफ x में एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारी पहले एक्सरसाइज से संबंधित है।
पहली एक्सरसाइज हमारी किसकी थी, रिलेशन की, उसमें हमने ये पढ़ा है कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, और जो तुल्यता संबंध है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बड़े काम का है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से समझना है। ये एक तुल्यता संबंध है, इस बात को हमें चेक करना है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा 11th क्लास से रिलेटेड भी है, कैसे समझते हैं एक बात को ध्यान से। देखो ये हमारे पास एक कोई सेट है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है ना। हमारे पास ए कोई सेट है, इस ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इस ए के उपसमुच्चय निकाल लो, ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय, सबसेट्स ऑफ ए। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 5, फिर लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, ठीक है। एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट तो हमने ले लिए, अब 2 2 एलिमेंट ले लो, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, ठीक है। अब तीनों एलिमेंट ले लो, 1 2 3, बात क्लियर है। तो ये ए के उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल किसका है, उपसमुच्चय का। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 3 है, ये वाला 2 3 है ना, तो ये 2 3 इसका उपसमुच्चय है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, बात क्लियर। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3, तो जो 1 2 3 है ना, ये भी 1 2 3 का उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। अब इसके अलावा आप एक चीज और समझिए, देखो आपको बताया गया है कि ये साइन तो किसका है, उपसमुच्चय का, ठीक है ना। और एक होता है उचित उपसमुच्चय। जैसे अगर हम बात करें 2 3 की, तो 2 3 में 2 एलिमेंट है और 1 2 3 में 3 एलिमेंट है। देखो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कम है इसके मुकाबले, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कम है इसके मुकाबले, तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, उचित उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे क्या होगा हमारा उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन ये है कि उचित उपसमुच्चय के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होगा इसके मुकाबले। जैसे अगर हम बात करें 1 की, तो जो 1 है ना, ये वाला 1, ये उचित उपसमुच्चय भी है 1 2 3 का, और जो 1 है ये उपसमुच्चय भी है 1 2 3 का। अगर हम बात करते हैं उचित उपसमुच्चय की, तो उचित उपसमुच्चय में ना तो 5 होता और ना ये इटसेल्फ होता 1 2 3। तो अगर हम बात करते हैं उपसमुच्चयों की संख्या की, तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। ये क्या है हमारी उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है ना। उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। अगर हम बात करते हैं उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n-2। 2 कम होती है, कैसे, एक तो 5 हटा देते हैं और एक जो सेट होता है उसी को भी हटा देते हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर n-2 होती है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लिखा है P ऑफ x में समुच्चय a व b के लिए a रिलेटेड टू b, a b से संबंध रखता है यदि और केवल यदि a, देखो यहाँ पे जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल शो कर रहा है प्रॉपर सबसेट को, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह का सिंबल यूज करना है कि a इज द सबसेट ऑफ b। a b से तभी संबंध रखता है जब a b का सबसेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिलेशन r दिया हुआ है, इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। देखो इसको हम थ्योरेटिकली कैसे करेंगे वो हम बाद में समझेंगे, पहले इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज ये x हमारे पास कोई सेट है और इस सेट के अंदर a b c ये 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, चेक कर लो आप, 3 एलिमेंट इसके अंदर लेके चल रहे हैं हम, तो नॉन एम्प्टी है मतलब
खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हमने ले लिए अपनी तरफ से, आप कितने भी ले सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें p ऑफ x का पता होना चाहिए कि p ऑफ x है क्या। तो p ऑफ x क्या होता है, पावर सेट ऑफ x, यानी x का पावर सेट यानी x का घात समुच्चय। अब x का घात समुच्चय क्या होगा, x के जितने भी उप समुच्चय है सभी को निकाल लो। तो देखो सबसे पहले 5, फिर a, फिर b, फिर c, एक एक तो हमने ले लिए, अब 2 एलिमेंट ले लो, ab, bc, ac ले लेना हमने। अब देखो 2 भी हमारे कंप्लीट हुए, अब हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, a, b, c। अब जो ये हमने 8 एलिमेंट होंगे, देखो आप चेक कर सकते हो, 1 2 3, 2 की पावर 3 कर लो। अभी आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या होते हैं, उप समुच्चयों की संख्या। अगर कोई आपसे ये पूछे कि उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, तो 2 की पावर n-2 होती है, ध्यान रखना। तो अब हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 किया तो कितना होगा, 8। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये उप समुच्चय है, इन उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दो, इन उप समुच्चय का क्या बना दो, एक समुच्चय बना दो। तो उप समुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट। तो ये हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b 2 सेट ले लो, कोई भी 2 सेट, और वे सेट किसके हैं, इस p ऑफ x के हैं। देखो p ऑफ x क्या है, अपने आप में एक सेट है ना अपने आप में एक, और इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट है। p ऑफ x के अंदर जो एलिमेंट है ना वे भी सेट की फॉर्म में है, क्यों, करली ब्रैकेट में रखे हुए हैं, सुपरिभाषित संग्रह है। तो a b से इस प्रकार संबंधित है कि a b का सबसेट है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये a की वैल्यू ये ले लो, a की वैल्यू क्या ले लो, a ले लो, b की वैल्यू क्या ले लो, b की वैल्यू ले लो आप ac ले लो, ठीक है ना, कुछ भी आप लेट कर सकते हो। c की वैल्यू ले लो आप, c की वैल्यू क्या ले सकते हो, a b c। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जो a है वो b का सबसेट है, a क्या है, b का सबसेट। क्यों, a के अंदर एलिमेंट b वाले एलिमेंट ही है, ठीक है ना, a के अंदर ac है, इस ac में से ही a आया होगा, तो a b का सबसेट है। यहाँ पे चेक कर लो, b c का सबसेट है, b c का सबसेट है, b के अंदर 2 एलिमेंट है, ये a b c में से ही आए होंगे ये दोनों, ठीक है ना। अब इस बात को आप ध्यान रखना कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। मतलब जैसे ये a है, इस a के अंदर एक एलिमेंट है, तो ये वाला सेट अपने आप का सबसेट है, क्योंकि देखो जो ये a है ना, ये किस में से आया है, ये a वाला इस a में से ही आया है, मतलब ये इसका सबसेट है। ये ऐसे कह सकते हो a सबसेट है a का। ध्यान रखना कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था, इसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि जो हमें ये रिलेशन R दिया हुआ है ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब बात करो तुल्यता संबंध की। देखो तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, समतुल्य संबंध, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सममित संबंध, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक संबंध, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं। अब देखो थ्योरेटिकली आपको कैसे लिखना है, ये था आपके समझने के लिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ A रिलेटेड है A से, यहाँ A रिलेटेड है A से। क्यों रिलेटेड है, यहाँ पे लिखोगे इफ एंड ओनली इफ। ये सिंबल किसका है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि A सबसेट है A का, ठीक है ना। ये बात एकदम सत्य है, ये बात एकदम सत्य है। A से संबंधित है, A से तभी संबंधित होगा जब A का सबसेट होगा। तो आप ये बताओ A का सबसेट होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ R समतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, यहाँ R समतुल्य है। अब दूसरी बात, यहाँ A रिलेटेड है B से,
ए रिलेटेड है बी से यदि और केवल यदि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, जो बी है वो रिलेटेड है ए से। इफ एंड ओनली इफ जो बी है वो सबसेट है ए का। ये बात सत्य नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो असत्य। अब देखो क्यों नहीं है, हमने यहाँ क्या कहा है कि ए बी से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है कि ए बी का सबसेट है। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं बी ए से रिलेटेड है, इस प्रकार की बी ए का सबसेट है। ये सत्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जो B है सी का सबसेट है। अब समझने वाली बात यह है कि जो C है वो B का सबसेट है या नहीं है। C के अंदर कितने एलिमेंट है 3, B के अंदर कितने एलिमेंट है 2, A और C। ये B कहाँ से आया, ये कहीं और से आया होगा। इसका मतलब C B का सबसेट नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ R सममित, यहाँ R सममित नहीं है। अब देखो ये समतुल्य तो है, ये सममित नहीं हुआ। अब देखते हैं हम तीसरी बात सेटिस्फाई करके। यहां A रिलेटेड है B से, A रिलेटेड है B से। इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि A सबसेट है B का। ठीक है ना, ये बात हमें दी गई है। फिर दूसरी बात लिखेंगे हम, यहां B रिलेटेड है C से। इफ एंड ओनली इफ B इज द सबसेट ऑफ C। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ A रिलेटेड टू C। क्यों? क्योंकि A सबसेट जरूर होगा C का। ये बात भी सत्य है। ठीक है ना, हो सकता है B कोई सेट हो, और ये वाली बात भी सत्य है। ये बात हमें दी गई है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो आप गिवन। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप गिवन। ये बात दी गई है। अब ये बात हमने सत्य कैसे लिखी, देखो हमने यहाँ पे लिखा है A सबसेट है B का, B सबसेट है C का। तो चेक करो A सबसेट है क्या C का। A क्या है, A है, और C क्या है, C है A B C। तो चेक करके बताओ ये वाला एलिमेंट इसी के अंदर से आया होगा क्या, बिल्कुल आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A सबसेट है किसका, C का। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ R संक्रामक है, यहाँ R क्या है, संक्रामक है। लेकिन हम इसको तुल्यता संबंध नहीं बोल सकते। तुल्यता संबंध हम कब बोलते, जब ये समतुल्य भी होता, सममित भी होता और संक्रामक भी होता। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये समतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। और फिर हमने तीसरी कंडीशन चेक की, ये संक्रामक भी है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती, इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसको तब बोलते। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन R है वो एक तुल्यता संबंध नहीं है। बात समझ में आई। ये कहना चाह रहा था कि इसका औचित्य भी बताओ। तो औचित्य मतलब हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। कारण बताओ मतलब, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, तो यही इसका कारण है। बात समझ में आई। तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए, ठीक है, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ है, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा इस x के अंदर। द्विआधारी संक्रिया स्टार, अब की बार क्या है हमारे पास, कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, सच दैट p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x टू p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, x का पावर सेट है, और स्टार किस तरह से बिहेव करेगा यहाँ पे, किसी एक फंक्शन की तरह पे। मतलब स्टार एक फंक्शन है, जैसे f कोई फंक्शन था किसी सेट से किसी सेट में, तो ये डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन का काम करेगा। तो इस पे हमें विचार करना है। जो a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए या प्रत्येक के लिए। a b बिलोंग्स टू p ऑफ x, जो कैपिटल A और B है ना, ये p ऑफ x के एलिमेंट है, मतलब p ऑफ x में बिलोंग कर रहे हैं। और p ऑफ x क्या है, पावर सेट है x का, और पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वे भी सेट की फॉर्म के होते हैं। तो मतलब A और B सेट है, द्वारा परिभाषित है। p ऑफ x a का घात x का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक x है। ठीक है ना, ध्यान से समझो इस बात को। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव, तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट x है।
तथा संक्रिया स्टार के लिए p ऑफ x में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है, x ही केवल इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा। देखो आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, आपको है ना पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसको ऑपरेट करने पर किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई फर्क ना पड़ता हो उस एलिमेंट पर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है ना, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे हमारे पास ये कोई एलिमेंट है और यहाँ पे है स्टार E इक्वल टू क्या, ए स्टार E इक्वल टू हमें A मिला है, मतलब इस E को ऑपरेट करने से इस A के साथ में इस A पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो E है ना, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। E हमारा क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, तत्समक अवयव। तो ये तो है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान। अब इसके अलावा एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि इनवर्स क्या होता है। देखो आइडेंटिटी हो चाहे इनवर्स हो, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। आइडेंटिटी भी यूनिक होगी और इनवर्स भी यूनिक होगा। इस क्वेश्चन के लास्ट की लाइन देखो आप, तथा संक्रिया स्टार के लिए p ऑफ x में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब सिर्फ x ही इन्वर्टिबल एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि x के अलावा कोई और भी इन्वर्टिबल एलिमेंट है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, मतलब ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट x है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, अपनी तरफ से हम कोई भी एग्जाम्पल लेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये x कोई सेट है, इस सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है ना। x सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया हमने इसके अंदर। अब p ऑफ x फाइंड करो, पावर सेट ऑफ x 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा है कि जो कैपिटल X है ना, वो तत्समक अवयव है, वो तत्समक अवयव है और वो ही सिर्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है। इस पे हमें विचार करना है। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x टू p ऑफ x। देखो p ऑफ x एक सेट है, ठीक है ना, एक सेट है, p ऑफ x एक सेट है। p ऑफ x और p ऑफ x के बीच में क्या है, क्रॉस, मतलब कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर सकते हैं आराम से, करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। इस सेट से इस सेट में क्या है, एक फंक्शन है, स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे दो बात है, एक तो x हमें तत्समक अवयव दिखाना है और एक ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं, तत्समक अवयव x है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यदि x तत्समक अवयव है, यदि x तत्समक अवयव है, तो इस x को ऑपरेट करने से x पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, a स्टार x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, a। अब देखो हमने तो यहाँ किस में ऑपरेट किया, राइट में ऑपरेट किया, हम लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते थे, x स्टार a। इस x को हम राइट में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमें a मिलना चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि इस x ने इस पे कोई फर्क नहीं डाला। अगर x का a पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हम मान सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो कैसे, सबसे पहले एक काम करो, a स्टार x फाइंड करो, a स्टार x डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a स्टार b इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b। a स्टार b मान के चलो इसे, तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन x। अब a इंटरसेक्शन x की वैल्यू फाइंड करनी है, a इंटरसेक्शन x क्या होगा, a ही होगा, a इंटरसेक्शन x क्या होगा, a होगा। देखो कैसे होगा, a क्या है, a इसका कोई भी एलिमेंट है, सपोज a इक्वल टू आप मान सकते हो 2 3, a क्या है हमारे पास 2 3 और x क्या है, ये है, ठीक है ना। अब देखो a इंटरसेक्शन x करो, a का मतलब 2 3 इंटरसेक्शन x का मतलब कितना 1 2 3। अब इनमें देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चेक करो क्या है, कॉमन सिर्फ 2 और 3 ही है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है।
अब जो 2 3 है ना वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स को हम ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए। बात समझ में आई। अब देखो अतः एक्स तत्समक अवयव है। ए क्या है यहाँ पे, तत्समक अवयव है। आप देखो इसको भी देख सकते थे एक्स स्टार ए। अब दूसरी बात यहाँ पे लिखा है तथा संक्रिया स्टार के लिए पी ऑफ एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है, केवल एक्स ही इन्वर्टिबल एलिमेंट है। इस बात को हमें शो करना है, मतलब एक्स के अलावा कोई भी इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 एलिमेंट मान के चलेंगे। माना ए व बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, 2 व्युत्क्रमणीय अवयव है। तब आप चेक कर सकते हो जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, या बी स्टार ए कह सकते हो। बी स्टार ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। देखो ए बी का इन्वर्स या बी ए का इन्वर्स कब होगा, जब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, ये 5 है और ये 1/5 है। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और एडिशन के रेस्पेक्ट में 0। यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। बात क्लियर है ना। तो 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होंगे अगर उनके बीच में ऑपरेशन लगाने पे क्या आता हो, आइडेंटिटी आता हो। अब देखो कैसे, यहाँ पे हमें क्या मिला है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या मिला है, एक्स मिला है। दोनों की वैल्यू सेम है ना। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन एक्स के इक्वल है। ये कब इक्वल होगा, जब ए बी और एक्स तीनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। ए बी और एक्स तीनों इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के और एक्स के इक्वल हो। तो हम क्या कह सकते हैं, ए और बी 2 अलग से एलिमेंट नहीं आए हैं, दोनों एलिमेंट सेम है। और सेम मतलब क्या, एक्स ही है, जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, वही एक्स की वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ व्युत्क्रमणीय अवयव, यहाँ व्युत्क्रमणीय अवयव केवल x है, ठीक है ना। तो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इज x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जितना आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। समुच्चय 1 2 3 4 अप टू n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शंस के नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, एक सेट हमारे पास ये है और दूसरा सेट भी हमारे पास यही है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट है और 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट है। यहाँ पे हमें फंक्शन चलाने हैं f, ठीक है। f टाइप के हमें फंक्शन चलाने हैं और फंक्शन किस तरह के चलाने हैं कि वे फंक्शन आच्छादक होने चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से एक बात समझनी है इसमें कि हम ऑन टू फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने का मतलब है हम इन एलिमेंट को अरेंज करना चाह रहे हैं। हम इन एलिमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, अरेंज। देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या था, अरेंज करना, ठीक है ना, अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, जैसे मान लो, देखो ये मान लो हमारे पास कोई वर्ड है आस्क, ठीक है ना। आस्क हमारे पास कोई वर्ड है, इसमें कितने अक्षर है, ठीक है 3 अक्षर है ना।
तो इसको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 6। तो एक फॉर्मूला था NPN का मतलब क्या होता है n का फैक्टोरियल। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करनी है तो हम NPN तरीके से कर सकते हैं। आंसर होगा n का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला क्या था, NPR था फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। हमें यहाँ पे इन n नंबर को अरेंज करना है और n नंबर के अरेंजमेंट क्या होंगे, n का फैक्टोरियल। तो n के फैक्टोरियल आच्छादक फलनों की संख्या होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे आस्क, ठीक है, आस्क कोई वर्ड है, इसको हमें अरेंज करना है। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, ASK SAK 2 हो गए। अब देखो हम कैसे करेंगे, SKAAKS। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं KAS और KSA। आप चेक कर सकते हो 2 4 6। तो ये 6 अरेंजमेंट है। 6 अरेंजमेंट क्यों है, 3 नंबर थे, इसमें 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 गुना 2 गुना 1। तो अगर हमारे पास n नंबर हो और उन्हें हमें आपस में अरेंज करनी हो तब हम कितने तरीके से कर सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल टोटल क्या होंगे, आच्छादक फलनों की संख्या होगी। राइट, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है मान लीजिए s इक्वल टू ABC और t इक्वल टू 1 2 3, S से T तक निम्नलिखित फलनों f के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो 2 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पे, हमें 2 पार्ट हैं यहाँ पे। एक तो f इक्वल टू A3 B2 C1 और एक है A2 B1 C1। हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, f, इसके अंदर एलिमेंट है ABC, ये हमारे पास सेट S है, इसके अंदर 1 2 3 है, ये सेट T है। A को किससे कनेक्ट कराया, 3 से, B को किससे कनेक्ट कराया, 2 से, और C को किससे कनेक्ट कराया, 1 से। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, देखो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है 1 1 on 2। ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2। एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है और इस कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो मतलब on 2 है। तो यहाँ पे देखो अगर हम आंसर लिखना चाहे पहले का, तो f इनवर्स इक्वल टू A3 है ना, तो आप क्या कर दो, 3A कर दो, फिर B2 है ना तो 2B कर दो, फिर C1 है ना तो 1C कर दो। ये तो हुआ f का इनवर्स। अब देखो दूसरी बात, दूसरे में क्या लिखा है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास s और ये वाला हमारे पास t, यहाँ पे एक फंक्शन चलाया हुआ है f। देखो s के अंदर क्या है, s के अंदर ABC और t के अंदर क्या है, 1 2 3। a को किससे कनेक्ट कराया, 2 से कनेक्ट कराया, a को 2 से कनेक्ट करा दिया। फिर b को किससे कनेक्ट कराया, b को 1 से कनेक्ट करा दिया। c को किससे कनेक्ट कराया, c को भी 1 से कनेक्ट करा दिया। अब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या, b और c दोनों की इमेज एक ही है, मतलब मैनी 1। ये क्या होगा यहाँ पे, मैनी 1। अब देखो खाली भी है क्या, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे जो 3 है ना वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैनी 1 इंटू मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, बहु एकी, और इंटू का मतलब क्या हुआ, अंतरक्षेपी। ठीक है ना। तो बहु एकी अंतरक्षेपी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ दूसरे पार्ट में, यहाँ f एकैकी, यहाँ f एकैकी आच्छादक नहीं है, यहाँ f एकैकी आच्छादक नहीं है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है।
बात क्लियर है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किए हैं। क्या था उन क्वेश्चंस में? उन क्वेश्चन में ये था कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड करो। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? मैनी 1 इन 2। तो इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, सिर्फ पहले पार्ट का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए स्टार बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी तथा ए ऑफ बी या ए ओ बी बोल सकते हो इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित संक्रियाओं स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर तथा ओ सच दैट आर क्रॉस आर टू आर पर विचार कीजिए। देखो यहाँ तक बात ध्यान से समझो। हमारे पास एक तो स्टार और एक ऑफ या ओ, दो संक्रियाएं हैं और दोनों संक्रियाएं आर क्रॉस आर से लेके आर में है। आर क्रॉस आर किस तरह काम करेगा? डोमेन की तरह, और आर को डोमेन की तरह। इस पे हमें विचार करना है। अब देखो क्या सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है। स्टार क्या है? क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, पर एसोसिएटिव नहीं है। अब ओ साचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। ओ क्या है? एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? औचित्य बताइए। देखो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए स्टार बी हुआ पहले, फिर ऑफ सेम, फिर ए स्टार सी हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं हम वितरण नियम। अब देखो कैसे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे स्टार क्रम विनिमय है, साचर्य नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक काम करो, आप ए स्टार बी की वैल्यू लिखो। ए स्टार बी क्या है? ए माइनस बी। अब बी स्टार ए फाइंड करो। बी स्टार ए क्या होगा? बी माइनस ए का मोड। और बी माइनस ए को ऐसा भी कह सकते हो, माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे मोड लगा लो सेम, कह सकते हो ना, माइनस कॉमन ले लो। अब किसी भी माइनस की संख्या का, देखो ये कोई संख्या है और ये संख्या माइनस की है और इस संख्या का मोड है, तो किसी भी माइनस की संख्या का मोड क्या होगा? प्लस होगा। तो माइनस का मोड ले लो चाहे प्लस का मोड ले लो, सेम होगा। अब मोड ऑफ ए माइनस बी, अब मोड ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए स्टार बी के। तो आप चेक करो, बी स्टार ए इक्वल टू क्या है? ए स्टार बी। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः स्टार क्रम विनिमय है। स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। अब दूसरी बात हमें चेक करेंगे स्टार साचर्य है या नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, पहले दो के बीच में ले लो, ए माइनस बी का मोड स्टार सी रहने दो सेम। देखो जब हम साचर्य प्रूफ करते हैं या साचर्य चेक करते हैं तो कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? 3 एलिमेंट की। तो 3 एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो कैसे, a माइनस बी का मोड स्टार सी रखा हमने। अब एक काम करके चलो, जो a माइनस बी का मोड है ना, इसको एक नंबर मान लो, और जो c है इसको दूसरी नंबर मान लो। दो नंबर के बीच में स्टार है, उनका माइनस कर दो, मोड ले लो। तो a माइनस बी माइनस सी का मोड, ये पहली नंबर, ये दूसरी नंबर, दोनों का माइनस का मोड। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करेंगे, ये है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब पहले वाला ए स्टार तो रखो सेम, बी स्टार सी को ओपन करो, ए को पहली नंबर मान के चलो, बी माइनस सी के मोड को दूसरी नंबर मान के चलो। तो दो नंबर के बीच में क्या है? स्टार, इनके डिफरेंस के मोड से ओपन होगा ए माइनस बी माइनस सी का मोड का मोड। अब आप चेक करो ये दोनों बात इक्वल है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ स्टार साचर्य नहीं है। स्टार क्या नहीं है? यहाँ पे साचर्य नहीं है। अब दूसरी बात समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था? ओ साचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। अब देखो ए ओ बी ओ सी, ठीक है।
पहले 2 नंबर के बीच में ओ लगा दो, तो ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब क्या है 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन। यहाँ पे चलो पहली नंबर दूसरे नंबर के बीच में ऑपरेशन है ना, तो पहली नंबर से शो हो रहा है, ए ऑपरेशन बी को हम ए लिख सकते हैं। अब ऑपरेशन सी लिखो सेम। अब ए ऑपरेशन सी मतलब पहली नंबर दूसरी नंबर के बीच में ऑपरेशन पहली नंबर से ओपन होगा, ए लिख सकते हैं हम इसको। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन रखो सेम, बी ऑपरेशन सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर, 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन है तो पहली नंबर लिखी जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ए ऑपरेशन भी है, इसका मतलब ए होगा ना, बिल्कुल। तो आप ये देखिए यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, अतः ऑपरेशन ओ साचर्य है। अब ये क्रम विनिमय नहीं था, ये क्या था, क्रम विनिमय नहीं था। देखते हैं कैसे। ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या है, ए, एंड बी ऑपरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, बी, ठीक है ना, पहली नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, तो क्या लिखेंगे, अतः संक्रिया ओ क्रम विनिमय नहीं है। आई बात समझ में? तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे की, जो स्टार है वो क्रम विनिमय है, साचर्य नहीं है, और जो ओ है वो साचर्य है, वो क्रम विनिमय नहीं है। तो एक पार्ट तो इसका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा था इसमें, पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। फिर नेक्स्ट, ओ स्टार पर वितरित होती है, ये हमें बताना है, होती है या नहीं होती है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो हमें इसके इक्वल ये प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड लेके चलो, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, ए स्टार बी ओ सी, ठीक है ना। अब ए स्टार बी ओ सी, ए स्टार रखो सेम, बी ओ सी का मतलब क्या है, बी। पहली और दूसरे नंबर के बीच में अगर ओ ऑपरेशन है तो पहली नंबर से ओपन होगा। अब ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी। ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी। तो लेफ्ट साइड का आंसर है ये। अब देखो राइट साइड को लेकर चलेंगे। राइट साइड क्या है, ए स्टार बी ऑपरेशन ओ ए स्टार सी। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मोड, ऑपरेशन ए स्टार सी का मतलब क्या है, ए माइनस सी का मोड। भाई स्टार कैसे ओपन हो रहा है, उनके माइनस के मोड से। अब ध्यान से समझना एक बात, ये पहली नंबर है और ये दूसरी नंबर है, 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन है ओ, कैसे ओपन होगा, पहली नंबर से। तो पहली नंबर है यहाँ पे ए माइनस बी का मोड। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो ये बात तो प्रूफ हुई, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या ओ स्टार पर वितरित होती है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन बना लेते हैं सबसे पहले। ए ओ बी स्टार सी, ओ स्टार पर वितरित होती है तो ओ लिखो पहले, स्टार पर वितरित। देखो कैसे, ए ऑपरेशन बी बीच में स्टार, ए ऑपरेशन सी, ठीक है। हम इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखेंगे ये इसके इक्वल आता है या नहीं। लेफ्ट साइड ले लो, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, ए ऑपरेशन तो रखो सेम, बी स्टार सी का मतलब है बी माइनस सी का मोड। क्लियर है ना बात। पहली नंबर दूसरे नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन हो रहा है, यहाँ पे दोनों के माइनस के मोड से। अब ये पहली नंबर ऑपरेशन ओ दूसरी नंबर, तो 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन ओ कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर से। तो ए लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पहली नंबर ये है। अब राइट साइड चेक करो, राइट साइड क्या है हमारे पास, ए ऑपरेशन ओ
बी स्टार ए ऑपरेशन ओ सी। अब ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या होगा, ए ऑपरेशन का ऑपरेशन ओ का मतलब है पहली नंबर, स्टार ए ऑपरेशन सी, इसका मतलब क्या होगा ए। अब ए स्टार ए का मतलब क्या है, तो इनके माइनस के मोड से ओपन होगा, ए माइनस ए मतलब जीरो का मोड, जीरो का मोड क्या होगा जीरो। आप देख सकते हो यहाँ तो ए है और यहाँ पे क्या है जीरो, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो क्या लिख सकते हैं, अतः जो ओ है स्टार पर वितरित नहीं हो रही है, वितरित नहीं हो रही है। बात समझ में आई ना। यहाँ पे हमारे से पूछा था कि जो ओ ऑपरेशन है वो स्टार वाले ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड का आंसर ए है और राइट साइड का आंसर जीरो है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना क्वेश्चन नंबर 12 समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स रख के देख लेना और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार सच दैट p of x क्रॉस p of x टू p of x। आपको पता है ना p of x क्या होता है, पावर सेट ऑफ x, और पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट, जहां a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू p of x। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या है ये कि जो दो नंबर है ना ए और बी, इनके बीच में जो स्टार ऑपरेशन है ये इस तरीके से ओपन हो रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम सममित अंतर। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दो, ये सममित अंतर होता है। ए और बी क्या है, ए और बी पी ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए और बी पी ऑफ एक्स के एलिमेंट है, और जो पी ऑफ एक्स में एलिमेंट होते हैं ये भी खुद सेट होते हैं, तो सेट भी है ये ए और बी, लेकिन पी ऑफ एक्स के एलिमेंट भी है। आगे देखते हैं, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। मतलब जो नल सेट है ना, जो एम्प्टी सेट है फाई, वो इस संक्रिया का, इस ऑपरेशन का क्या है, तत्समक है, मतलब आइडेंटिटी है, ये हमें प्रूफ करना है। तथा पी ऑफ एक्स के समस्त अवयव ए, पी ऑफ एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए। तो थोड़ा ध्यान से समझना, दो बातें इस क्वेश्चन में हमारे से पूछी गई है। एक बात तो ये कही गई है कि जो नल सेट है ना, जो एम्प्टी सेट है फाई, वो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक तो ये हमें प्रूफ करना है। दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि जो एक एलिमेंट है ना ए, वो इन्वर्टिबल है, और किस तरीके से इन्वर्टिबल है कि ए का इनवर्स क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखते हुए चलेंगे। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हमारे पास है। हमें प्रूफ करना है कि फाई आइडेंटिटी है, तो मान के चलेंगे यदि फाई तत्समक है, यदि फाई तत्समक है, तब ए स्टार फाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए। सिंपल सी बात है, फाई आइडेंटिटी एलिमेंट तभी तो मानेंगे ना हम जब फाई को ऑपरेट करने से कोई फर्क ना पड़ता हो। यहाँ पे हमने राइट में ऑपरेट किया, हम लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ए स्टार फाई इक्वल टू, आप एक काम करो, जो फाई है ना इसको बी मान के चलो, तो ए स्टार बी की फॉर्म में है, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आप यहाँ पे करो ए माइनस बी, बी का मतलब फाई, फिर यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब फाई माइनस ए। अब ए माइनस फाई का मतलब क्या होगा, ए होगा। अब यूनियन फाई माइनस ए का मतलब क्या होगा, फाई होगा, ध्यान रखना है। अब ए यूनियन फाई क्या होगा, ए ही होगा। दूसरी बात देख लेते हैं, फाई स्टार ए, एक काम करो, फाई को क्या मान के चलो, ए मान के चलो, ए को क्या मान के चलो, बी, तो ए स्टार बी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेंगे,
a माइनस बी करो सबसे पहले, a माइनस बी। आ रही है बात समझ में? फिर क्या करेंगे हम, यूनियन, फिर b माइनस ए, b है ये माइनस a है ये। अब 5 माइनस ए क्या होगा, 5 होगा। अब यूनियन a माइनस 5 क्या होगा, a होगा। अब 5 का यूनियन a के साथ करो, 5 का यूनियन हम a के साथ करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। अब आप देख सकते हो जो a स्टार 5 है उसका आंसर भी a है, और जो 5 स्टार a है उसका आंसर भी a है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ a स्टार 5 इक्वल टू 5 स्टार a इक्वल टू a है, अतः 5 तत्समक है। ठीक है ना, 5 क्या होगा यहाँ पे, तत्समक होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि a माइनस 5 a कैसे है और 5 माइनस a 5 कैसे है। छोटी सी बात समझो आप सबसे पहले। देखो, ये हमारे पास a कोई सेट है, सपोज इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है b, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। हमें क्या करना है, सपोज हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काम करो, a और b में कॉमन चेक करो, कॉमन क्या है। 1 और 3 ये दो एलिमेंट कॉमन है, जो कॉमन है उसे छोड़ दो, जो कॉमन है उसे छोड़ दो। a में से माइनस कर रहे हैं ना, तो a के एलिमेंट बचे हुए लिख दो। अब 1 3 तो कॉमन था, तो 1 3 को हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा a के अंदर, 2 4 बचेगा। तो 2 4 हम इसके अंदर लिख देंगे। अब सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी होती b माइनस ए की, तो आप एक काम करोगे, b और a में कॉमन एलिमेंट देख लो, कॉमन तो 1 3 है। अब हम b में से माइनस कर रहे हैं, तो b में जो बचेंगे हम वही लिख देंगे। तो 1 3 तो कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो a माइनस बी और b माइनस ए हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नल सेट की 5 की। तो देखो 5 है ये, ठीक है। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, मतलब जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो अब आप एक काम करो, a माइनस 5 की वैल्यू फाइंड करो। a माइनस 5 जब एक सेट में से दूसरा सेट माइनस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट छोड़ देते हैं। अब आप चेक करो इस a में और इस 5 में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। अब a में से माइनस कर रहे हैं तो a के बचे हुए लिखेंगे। a में क्या बचे, 1 2 3 4, ये सभी एलिमेंट बचे हुए हैं। अब ये बताओ 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो a माइनस 5 की जगह पे आप a लिख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं 5 माइनस a की, 5 में और a में कॉमन चेक करेंगे, कॉमन क्या है, क्योंकि हमें उन्हें छोड़ना है। 5 में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी मत छोड़ो। 5 में से माइनस कर रहे हैं तो 5 के बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ ऐसा लिख दो। अब ये किसकी वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है जो a माइनस 5 होता है वो a होता है, और जो 5 माइनस a होता है वो 5 होता है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें लिखा है p ऑफ x के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। और किस प्रकार है कि जो a इनवर्स है वो a के इक्वल है, a का इनवर्स मतलब a है। आप इनवर्स की डेफिनेशन को ध्यान से समझो। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, a स्टार b आइडेंटिटी के इक्वल मिलता है। अगर a स्टार b आइडेंटिटी के इक्वल मिलता है तब हम क्या बोल सकते हैं कि जरूर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, जरूर ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हम यहाँ पे कह सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू b या b इनवर्स इक्वल टू a, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझ लेना इस बात को। अगर दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर हमें आइडेंटिटी मिलता हो तब हम क्या मानेंगे कि वे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स है। अब यहाँ पे क्या है, a का ही इनवर्स है, या ऐसा कह सकते हैं हम, यहाँ पे देखो क्लियर है a का इनवर्स a है। a का इनवर्स a कब आया होगा, जब a स्टार a इक्वल टू क्या मिला होगा, हमें आइडेंटिटी मिला होगा। अब आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, 5 है। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, 5 है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, हमें ये सिद्ध करना है।
यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सिद्ध करना है। बात क्लियर। अब देखो ए स्टार ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ए स्टार ए की वैल्यू। आप ए को ए मान के चलना, इस वाले ए को बी मान के चलना। ए स्टार बी है तो ए स्टार बी को ओपन करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए माइनस बी करो, हो गया ना ए माइनस बी। ये वाला ए ये वाला बी मान के चल रहे हैं, ए माइनस बी यूनियन, फिर बी माइनस ए करो, दूसरे वाला ए है जिसको हमने बी माना हुआ है, माइनस ए। अब देखो ए माइनस ए क्या होता है, फाइव यूनियन ए माइनस ए क्या होगा, फाइव, और फाइव का यूनियन क्या होगा, ये भी फाइव होगा। ए में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव। जैसे कि 1 2 3 4 है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ए माइनस ए। ठीक है, देखो ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, ए में से ए माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए और ए में कॉमन देखो क्या है, 1 2 3 4 कॉमन है, 1 2 3 4 छोड़ दो, ए में से माइनस कर रहे हैं तो जो बचेगा वो लिख दो। अब कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी मत लिखो। अब इसकी वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे हमने 5 दिखा दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ए स्टार ए इक्वल टू क्या है, 5 है, अतः ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए। तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। हमारे पास कोई सेट है ये, और ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी लेस देन 6, और ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 भी है यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सिद्ध कीजिए कि शून्य यानी 0 इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार है कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। देखो दो चीज इसमें हमें प्रूफ करनी है। एक तो ये कि जो 0 है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। दूसरी बात क्या है, देखो जो अवयव ए है वो व्युत्क्रमणीय है, और ए व्युत्क्रमणीय इस प्रकार है कि जो 6 माइनस ए है वो ए का प्रतिलोम है। ठीक है ना, 6 माइनस ए का इनवर्स है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि 0 तत्समक है तब ए स्टार 0 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ए। ये हमें सिद्ध करना है। आई बात समझ में। अगर 0 आइडेंटिटी है तो 0 को ऑपरेट करने पे किसी के भी साथ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मतलब है आइडेंटिटी का। अब ए क्या है, ए इस सेट के अंदर से कोई भी आप एलिमेंट उठा सकते हो। तो ए स्टार 0 इक्वल टू, देखो इसको ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो, ए स्टार बी है ना। अब देखो ए स्टार बी की वैल्यू हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और ए प्लस बी माइनस 6 भी लिख सकते हैं। अब हमें ए स्टार बी की वैल्यू ये वाली सेलेक्ट करनी है या ये वाली, कैसे पता चलेगा, इनके ऐड से पता चलेगा कि ए प्लस बी अगर लेस देन 6 है तो ए प्लस बी सेलेक्ट कर लो, और ए प्लस बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो ए प्लस बी माइनस 6 ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो। अब ए में 0 ऐड करो, अगर हम ए में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब जो ए है ना वो लेस देन 6 है, ए क्या है, लेस देन 6। क्यों, ए क्या है, ए इस सेट का एलिमेंट है, तो आप इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। हमने 5 उठा लिया तो 5 भी 6 से लेस देन है। आ रही है ना बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए प्लस 0, और ए प्लस 0 का मतलब क्या है, ए। तो ए स्टार 0 का मतलब ए है, 0 को ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब 0 क्या है, आइडेंटिटी। अभी तो हमने राइट में ऑपरेट की, हम लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। 0 स्टार ए, ये ए मान के चलो, ये बी मान के चलो। ए स्टार बी इक्वल टू कैसे ओपन होगा, ए प्लस बी से, ए प्लस बी। अब 0 प्लस ए का मतलब क्या होता है, ए। बात क्लियर है ना। 0 प्लस ए को आप ऐड कर लो, 0 प्लस ए इक्वल टू कितना,
a होगा और a लेस देन 6 है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ a स्टार 0 इक्वल टू 0 स्टार a इक्वल टू क्या मिला है हमें, a। 0 को ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अतः 0 तत्समक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 0 तत्समक है। अब दूसरी बात, इसमें ये लिखा है समुच्चय का प्रत्येक अवयव a व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार है कि 6 माइनस a का इनवर्स है या प्रतिलोम है। देखो अगर 6 माइनस a का प्रतिलोम है तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कब प्रूफ होंगे, जब उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद हमें आंसर क्या मिलता हो, आइडेंटिटी। तो लिखेंगे यहां सबसे पहले, यदि 6 माइनस a का प्रतिलोम है, यदि 6 माइनस a का प्रतिलोम है, तब 6 माइनस a स्टार a इक्वल टू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। आपको आइडेंटिटी की और इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से समझना है कि इनवर्स और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है। ये वाला इसका इनवर्स होगा और ये वाला इसका इनवर्स होगा, कब, इन दोनों के बीच में अगर ऑपरेशन हमें क्या देता हो, आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 6 माइनस a स्टार a इक्वल टू, आप एक काम करो, इसको a मान के चलो पूरे ब्रैकेट को, और इसको b मान के चलो। अब a स्टार b की फॉर्म में है ये, अब a स्टार b की वैल्यू हम a प्लस बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और a प्लस बी माइनस 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि a प्लस बी का आंसर लेस देन 6 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। 6 माइनस a और a को ऐड करके देखो, 6 माइनस a और a को जब हम ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, 6। अगर a प्लस बी का आंसर 6 या 6 से ग्रेटर है तो हम ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, a प्लस बी माइनस 6। तो इसको सेलेक्ट कर लो, a प्लस बी माइनस 6, a लिखो सबसे पहले, a मतलब ये, ठीक है ना, प्लस b लिखो, b का मतलब है ये वाला a। तो a प्लस b, अब क्या करेंगे हम, माइनस 6। अब माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल है और प्लस a से माइनस a कैंसिल है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 0। यहाँ पे हमें क्या मिला, 0। देखो हमने इसको लेफ्ट में और इसको राइट में रखा, हम ऐसा भी कर सकते थे, a स्टार 6 माइनस a, ठीक है ना, a स्टार 6 माइनस a, दोनों का प्लस 6 है, तो a प्लस बी माइनस 6 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हम। लिखो a प्लस b का मतलब ये a प्लस b और माइनस 6। अब देखो माइनस a से प्लस a कैंसिल, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, आंसर क्या मिला, 0। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 6 माइनस a स्टार a इक्वल टू क्या मिला है, 0, और इसी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a स्टार 6 माइनस a। आ रही है बात समझ में, जो 6 माइनस a का a के साथ स्टार है वो भी 0 वैल्यू दे रहा है, और जो a का स्टार 6 माइनस a के साथ है वो भी हमें 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 6 माइनस a है ना, वो a का प्रतिलोम है, वो क्या है, a का प्रतिलोम। ठीक है ना। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आसान क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए कि a इक्वल टू -1 0 1 2 और b इक्वल टू -4 -2 0 2 और एफ जी सच दैट फ्रॉम a टू b क्रम से fx इक्वल टू x स्क्वायर -1 x बिलोंग्स टू a तथा g ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 1/2 -1 x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? ये बात हमारे से पूछी गई है, औचित्य दीजिए।
देखो हमारे पास यहाँ पे दो सेट है ए और बी, और दो फंक्शन है हमारे पास एफ और जी। एफ और जी दोनों फंक्शन ए से बी में चलाए हुए हैं। ये सेट हमारे पास सपोज ए और ये वाला सेट हमारे पास सपोज बी। एफ और जी दोनों फंक्शन यहाँ पे चलाए गए हैं, ठीक है ना। ए के अंदर क्या एलिमेंट है, -1 0 1 2, और बी के अंदर क्या एलिमेंट है, -4 -2 0 2। ये चार एलिमेंट ए और बी के अंदर है। हमें ये बताना है कि जो f और g है वो इक्वल है या नहीं है। देखो दो सेट इक्वल कब होंगे, जब आप उनकी वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है x, तो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x अगर है तो हम मान सकते हैं कि f और g क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। एक काम की बात और है यहाँ पे, जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है। मतलब जो x कोई भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो a वाले सेट में से करेंगे, b वाले सेट में से नहीं करेंगे हम, राइट। तो चलिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट क्या है a के अंदर, -1। f ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करो। f ऑफ x की फॉर्म है। अब f ऑफ x में वैल्यू पुट करो। f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² - x। तो यहाँ पे लिखो -1 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -1। fx इक्वल टू x² - x। x की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या, प्लस। अब देखो आंसर कितना है, 2। f ऑफ -1 की वैल्यू 2 है, तो एक काम करो g ऑफ -1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब g ऑफ x की फॉर्म है, g ऑफ x की वैल्यू तो ये है, g ऑफ x इसमें पुट करेंगे तो 2 रखो बाहर, फिर x की जगह पे -1, माइनस का 1/2 रखो सेम, और ये वाला बार माइनस का 1 सेम रखो। इसको और आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा, 2। देखो -1 और -1/2 ये कितना होगा, -3/2 और -1। और आगे बढ़ाओ इसको, 2 मल्टीप्लाई, देखो -3/2 का मोड है ना, तो प्लस की वैल्यू लेंगे हम बस। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2 -1। इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, 3 - 1। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमने एक वैल्यू निकाल के देखी -1 पे, f ऑफ -1 और g ऑफ -1 इक्वल है। दूसरी वैल्यू निकालते हैं 0 पे, f ऑफ 0, fx है ना, fx में पुट करेंगे 0 का स्क्वायर -0, तो 0 - 0, आंसर क्या मिलेगा, 0। अब g ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। g ऑफ x है, यहाँ पे पुट करो 2, x की जगह पे लिखेंगे 0, -1/2 माइनस का 1। आगे बढ़ाओ इसको, 2, यहाँ पे क्या होगा, 0 - 1/2 माइनस का 1/2, और फिर -1। और आगे बढ़ाने के बाद 2 मल्टीप्लाई, देखो 1/2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा, पॉजिटिव मान के चलेंगे, -1। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस ये वाला 1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f ऑफ 0 और g ऑफ 0 दोनों की वैल्यू सेम है, 0। अब तीसरे वाली वैल्यू सिलेक्ट करो 1, f ऑफ 1, तो f ऑफ x में रखेंगे हम 1² - 1, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1, आंसर क्या मिलेगा, 0। अब g ऑफ 1 फाइंड करेंगे, यहाँ पे रखो 2, x की जहाँ पे 1 -1/2 -1। अब 2 मोड के अंदर कितना है, 1 - 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 -1। अब देखो 1/2 का मोड 1/2 ही होगा ना, और माइनस का क्या है यहाँ पे 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 1 - 1, और ये भी कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब एक एलिमेंट और है हमारे पास 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करो। f ऑफ x है ना, x² - x में पुट करेंगे, x की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर -2। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4,
-2 क्या मिलेगा 2। अब वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, g ऑफ 2 की। रखो इस वाली वैल्यू में 2, x की जगह पे 2 -1/2 और -1 क्या होगा यहाँ से, ये 2 मोड के अंदर कितना होगा 3/2 और -1 और आगे बढ़ाओ 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो और माइनस का 1 ये है पहले से ही, तो क्या बचेगा 3 - 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। जो f ऑफ 2 है वो g ऑफ 2 है, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, दोनों की वैल्यू 2 है। हमने fx और gx दोनों की वैल्यू निकाल के देखी, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, अतः f इक्वल टू g। बात क्लियर है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। यदि a इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 1 3 हो और समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। देखो इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि समतुल्य और सममित संबंध है और उस संबंध के अंदर 1 2 और 1 3 भी एलिमेंट है, लेकिन वो संक्रामक नहीं है। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, उनकी हमें संख्या बतानी है कि एक रिलेशन बनेगा, 2 रिलेशन बनेंगे, 3 या 4। देखो सबसे पहले आप इस ए पे ध्यान दो, ए के अंदर 3 एलिमेंट है। अगर ए के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है तो आप ए क्रॉस ए आसानी से फाइंड कर सकते हो। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 से निकाल लो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 की कर लो कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 1 3 2 3 3, मतलब ये 9 एलिमेंट है, ठीक है ना। ए के अंदर 3 एलिमेंट, 3 की 3 से क्रॉस करोगे तो 9 एलिमेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे एलिमेंट किसकी फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में है। अब इन्हीं में से हमें रिलेशन बनाने हैं, एक रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 या 4 जितने भी बनेंगे। तो ध्यान इस बात का रखना है कि 1 2 और 1 3 कंपलसरी है लेने, और इस चीज का ध्यान रखना है कि समतुल्य तथा सममित है पर संक्रामक ना हो। तो देखो एक रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समतुल्य है तो आप एक काम करो 1 1 2 2 3 3 सबसे पहले लिख लो, ठीक है ना। समतुल्य की प्रॉपर्टी है कि जैसा पहला एलिमेंट है ऐसा ही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। अब सममित भी है यहाँ पे, और हमें 1 2 और 1 3 लेना है। अगर हमें 1 2 और 1 3 लेना है तो सममित दिखाने के लिए हमें 2 1 और 3 1 भी जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सममित की प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने ए बी कोई एलिमेंट ले लिया तो फिर हमें बी ए भी लेना पड़ेगा। सममित की प्रॉपर्टी है, हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब देखो हमने कितने एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट बचे हैं, एक बचा है 2 3 और एक 3 2, ये 2 एलिमेंट बचे हैं। अब इनके बजाय ये चेक करो आप, ये समतुल्य और सममित है क्या, बिल्कुल है। अगर हम 2 3 को बीच में रख दें तो हमें फिर 3 2 को भी रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें सममित दिखाना है। लेकिन अगर हम 2 3 और 3 2 दोनों को रख देंगे फिर ये संक्रामक भी हो जाएगा, 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है ना, फिर ये संक्रामक भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें बस यही एलिमेंट यहाँ पे रखने हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, ये समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, सममित परंतु संक्रामक नहीं है, परंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक रिलेशन हमें ऐसा मिला है, एक रिलेशन हमें ऐसा मिला है जो समतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि a इक्वल टू 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। अब की बार हमें क्या बताना है, तुल्यता
संबंधों की संख्या। देखो अगर ए हमारे पास 1 2 3 है, आप बड़ी आसानी से एक रो से फाइंड कर सकते हो। एक रो से के अंदर 9 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 से स्टार्टिंग करो, 2 1 2 2 2 3, अब 3 से स्टार्टिंग कर लो, 3 1 3 2 3 3, ये 9 एलिमेंट होंगे। इन 9 एलिमेंट में से हमें कुछ या जितने भी आ सकते होंगे एलिमेंट लेके हमें संबंध बनाने हैं, और वो संबंध क्या होना चाहिए? तुल्यता संबंध। अब आपको पता ही है कि तुल्यता संबंध क्या होता है, जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं R इक्वल टू। देखो अगर हमें तुल्यता करना है, और तुल्यता में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? समतुल्य की। तो ये 3 एलिमेंट तो हमें लेने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 और 3 3। तो सबसे पहले इन्हें लिख लो, 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, तो 1 2 हमें जरूर लेना है। अगर 1 2 हमें लेना है तो 2 1 भी हमें जरूर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सममित भी तो दिखाना है ना। यहाँ तक क्या हुआ? समतुल्य हुआ, यहाँ तक क्या हुआ? सममित हुआ, और ये संक्रामक तो है ही। देखो ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये क्या होगा? हमारा तुल्यता संबंध होगा। एक तो इसको मान सकते हैं हम, दूसरा हम क्या ट्राई कर सकते हैं? R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है ना। सबसे छोटा तुल्यता संबंध तो ये है ही। अब देखो कितने पेयर बचे, 5 पेयर तो हमने इसके अंदर लिखे हैं, तो 4 पेयर और बच गए। ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, ये 4 पेयर यहाँ पे बचे हैं, ठीक है ना। अब एक काम करो, अगर हमने 1 3 सेलेक्ट कर लिया, 1 3, तो हमें 3 1 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सममित हमें प्रूफ करना है, तो सममित तो यहां तक है, समतुल्य भी है। चेक करो संक्रामक भी है क्या। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 1 है, 1 3 है, तो चेक करो 2 3 भी है क्या? A B B C, तो 2 3 यहाँ पे नहीं है, तो हमें संक्रामक करने के लिए 2 3 भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। और अगर हमने 2 3 ले लिया तो फिर हमें सम्मित करने के लिए 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो जो बाकी 4 एलिमेंट बचे थे वो चारों के चारों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप ध्यान से चेक करो, जो ये हमने दूसरा रिलेशन बनाया है, आप एक काम करो, इसको R1 मान सकते हो, इसको R2। जो R2 है इसके अंदर 9 एलिमेंट है, और जो A क्रॉस A है इसके अंदर भी 9 एलिमेंट है। तो हमने सभी एलिमेंट लेके क्या बनाया? रिलेशन बनाया। अगर सभी एलिमेंट लेके रिलेशन बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। ये हमारा क्या है? सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो R1 और R2 यहाँ पे 2 रिलेशन ऐसे हैं जो तुल्यता संबंध है। आपको एक चीज में और डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक तो देखो क्या है हमारे पास? तत्समक संबंध। एक तो हमारे पास क्या है? तत्समक संबंध। एक हमारे पास है समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। एक हमारे पास क्या है? तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। आपने पढ़ा है अच्छे से, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। तत्समक संबंध वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट इस तरह के मिलते हैं कि जैसा पहला पेयर ऐसा ही दूसरा पेयर, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं समतुल्य संबंध की, तो इसमें हमें इस तरह से मिलेंगे जैसा पहला एलिमेंट ऐसा ही दूसरा एलिमेंट किसी भी पेयर का, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तत्समक में इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते, इस टाइप के पेयर ही हो सकते हैं। समतुल्य में ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तुल्यता संबंध की, तो तुल्यता संबंध वो होता है जो 3 तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए यानी कि समतुल्य। दूसरा, वो सम्मित होना चाहिए यानी कि सिमेट्रिक। और तीसरा, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए यानी कि संक्रामक। अब एक चीज और ध्यान से समझना, जो तत्समक संबंध है, जो तत्समक संबंध है वो तुल्यता संबंध होता है। जो तत्समक संबंध है वो क्या होता है? तुल्यता संबंध। लेकिन जो समतुल्य संबंध है
वो तुल्यता संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मान लीजिए f सच दैट R2R निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है कि fx इक्वल टू 1 0 माइनस 1 यदि x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ये हमारा चिन्ह फलन है जिसको हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। तथा g सच दैट R2R g ऑफ x इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x, ये क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। तो क्या f ऑफ g तथा g ऑफ f अंतराल 0 to 1 में संपाती है। संपाती का मतलब है कोइंसाइड। मतलब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास fx है और दूसरा हमारे पास gx है। fx हमारे पास सिग्नम फंक्शन है चिन्ह फलन और gx हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। f ऑफ g और g ऑफ f हमें चेक करना है इस वाले इंटरवल में। यहाँ पे 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यू भी है, उसमें संपाती है या नहीं है। तो संपाती दिखाने के लिए हम एक काम करेंगे, f ऑफ g और g ऑफ f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और अगर वे इक्वल आ गई तब हम मान सकते हैं कि जो f ऑफ g और g ऑफ f है वो कोइंसाइड है या वो संपाती है। तो f ऑफ g और g ऑफ f निकालने के लिए हमारे पास इनकी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप कोई भी x एलिमेंट चूज कर सकते हो जो बिलोंग करेगा इस वाले इंटरवल में, ठीक है ना, 0 से बड़ी वैल्यू हो और 1 या 1 से छोटी कोई भी वैल्यू हो। तो आप एक काम कीजिए, जो fx है ना, fx की वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए 1 और g ऑफ x की वैल्यू क्या सेलेक्ट कर लीजिए आप 0। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने क्यों सेलेक्ट की। देखो आप x की जगह पे 0 से बड़ा कुछ भी रख लो, 1 से छोटा या 1, ठीक है ना। अगर 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा कुछ भी रखोगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। आप देख लो फंक्शन, अगर 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अगर हमने 1 रख लिया तो हमें 1 मिल सकता है। तो हमने 0 से सपोज करो हमने x की वैल्यू क्या रख ली, यहाँ पे 0.9 रख ली, ठीक है ना। तो 0.9 रखने के बाद fx की वैल्यू 1 मिलेगी और g ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब देखो सबसे पहले एक काम करो, f ऑफ g की वैल्यू फाइंड करो, f ऑफ g ऑफ x। अब देखो f यहाँ पे ऑफ है ना तो ब्रैकेट लगा दो g ऑफ x। अब f बार वाला सेम रखो, जो g ऑफ x है इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब जो f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 0 रखोगे x की जगह पे तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब इसके बाद g ऑफ f की वैल्यू फाइंड करो, g ऑफ f ऑफ x। इस ऑफ को हटा दो, ब्रैकेट लगा दो f ऑफ x। अब g ऑफ इस f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। अब g ऑफ 1, देखो आप यहाँ पे 1 रख के देखो, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 1, तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अगर 1 होगा तो वो 1 ही बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटीजर है। अगर आप 0.9 को कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो आंसर क्या निकलेगा 0 निकलेगा, क्योंकि 0.9 इंटीजर नहीं है। 0.9 से छोटा इंटीजर क्या है 0, तो इसका आंसर 0 होगा। हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो इसका आंसर 1 है। अब आप देख सकते हो यहाँ f ऑफ g नॉट इक्वल है g ऑफ f के, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः f ऑफ g व g ऑफ f अंतराल 0 to 1 में संपाती नहीं है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। देखो हमारे पास कोई सेट है ए बी, सपोज ये हमारे पास सेट है कोई a इक्वल टू ए बी। इसमें हमें बाइनरी ऑपरेशंस फाइंड करने हैं कि कितने बाइनरी ऑपरेशन इसमें बनेंगे। देखो जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, सपोज ये स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो किससे किस में चलता है, ये a क्रॉस a के सेट से a में। अगर हम बात करते हैं a क्रॉस a की, तो a क्रॉस a क्या होता है, आप a की a में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं,
ए बी, बी ए और बी बी। इसके अंदर आपको 4 एलिमेंट मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए के अंदर तो 2 ही एलिमेंट है। अब इससे इसमें हमें क्या चलाना है, स्टार चलाना है, एक फंक्शन है। अब देखो जो ए है वो ए से भी कनेक्ट हो सकता है और बी से भी कनेक्ट हो सकता है। सेम उसी तरह से ए बी ए से भी कनेक्ट हो सकता है और बी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो एक एलिमेंट के 2 तरीके हैं कनेक्ट होने के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम टोटल बाइनरी ऑपरेशंस, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू, देखो जो ए है इसके 2 तरीके हैं और ए बी के भी 2 तरीके हैं, फिर बी ए के 2 तरीके हैं, फिर बी बी के 2 तरीके हैं। तो कितना होगा ये 16। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये आज हमारा 10वां लेक्चर था, 10वीं हमारी क्लास थी। जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो हमने टोटल 10 लेक्चर में कंप्लीट किया है। इन 10 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप एक एक लेक्चर आसानी से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने इस चैप्टर पे कमांड बना सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।